गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। भाई आज की जो डेली डोज थी इसका टाइटल क्या था? मिडल ऑफ रोड। मिडल ऑफ रोड। भाई मिडल ऑफ रोड का क्या मतलब होता है बच्चों? मिडल ऑफ रोड का मतलब होता है ये आप हो और ये आपकी मंजिल है। इस रोड के आप यहाँ मिडल में खड़े हो तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आगे का रास्ता होगा वो मॉडरेट होगा, यानी आगे का जो रास्ता होगा, आगे की जो मंजिल होगी वो मॉडरेट होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी, यानी नॉट एक्सट्रीम। भाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना या फिर मॉडरेट होना। तो यही इस इडियम का मीनिंग था। और इस शीट का टाइटल ये क्यों डाला? क्योंकि भाई आज की जो शीट थी इजी सी ही थी, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं थी। देखो इसके अंदर कुछ वन वर्ड भी डाल दिए, कुछ इडियम्स भी करवा दी और कुछ एरर प्रैक्टिस भी हम करेंगे। भाई एग्ज़ाम में सब कुछ आएगा, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मैं जो मीनिंग है ये वर्ड्स के, ये हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। इंग्लिश में मैं स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा और भाई हिंदी में मैं बोल दूंगा, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। इंग्लिश में इसलिए बताऊंगा, इंग्लिश में इसलिए लिखूंगा भाई क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें इंग्लिश में ही मिलेगा, हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी। और हिंदी में इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं, इसीलिए उन बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है जी? ए सोलम प्रोजेशन स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल। भाई देखो, प्रोजेशन होता है एक तरह का जुलूस, प्रोजेशन होता है एक तरह का जुलूस, और भाई सोलम होता है एक शांत जुलूस। सोलम का मतलब होता है जी शांत। वर्ड को याद करने की बारी आई तो ये कह रहा है एक शांत जुलूस है, स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल। भाई किसी की डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो उसकी शव यात्रा जो निकालते हैं उसे उस सेंस में यूज़ होता है। और उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं कोर्टिजी। कोर्टिजी हमने पहले भी किया था ये वर्ड, ठीक है। आ जाओ एक बारी देखते हैं सोलम, इसका क्या मतलब होता है जी? शांत। याद कैसे करोगे? याद ऐसे करा था कि भाई जब भी हमें कोई दुख होता है, हमारा मन बेचैन होता है, तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि सो ले, मन तेरा शांत हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लो। प्रोजेशन का मतलब हो गया जी जुलूस, और इसका मीनिंग लग गया जी कोर्टिगी। अगला वर्ड मेरे पास आया, चार ऑप्शन और थे। अगला वर्ड क्या है भाई? यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ आना था पी एच, ई पी आई टी ए पी एच, एपिटफ। एपिटफ इसका मतलब क्या होता है जी? समथिंग रिटन ऑन ए ग्रेव। भाई किसी की कब्र के ऊपर कोई बात लिख देना। क्या मीनिंग होता है जी? समथिंग रिटन ऑन ए ग्रेव। ग्रेव यही होता है बच्चों, कब्र वगैरह। आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो इस तरह की कब्र बनाते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं भाई इस टाइम पैदा हुआ, इस दिन डेथ हुई, इस वजह से एक्सपायर हुआ, ये इसके मदर फादर का नेम था, ये इसके वो था, बच्चों बच्चों का नाम सब कुछ बता देते हैं। इस तरह से उसे कहते हैं एपिटफ। और भाई याद करने की बारी आई तो मैंने कैसे याद रखा था? एपिटा। भाई देखो, ए मतलब ये इस तरीके से राइम बनाई थी, ये पीता, ये पीता था। पीता था मतलब ये शराब पीता था। और कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीता है तो भाई पूरी सोसाइटी उसे भी सुनाती है और उसकी फैमिली के बारे में भी बोलती है ये तो शराबी है। तो भाई मैंने ऐसे याद रखा था कि ये बंदा बेचारा मर गया लेकिन फिर भी इसकी कब्र के ऊपर ही लिख दिया कि ए पीता। भाई ये तो पीता था, इसीलिए इसकी कब्र के ऊपर लिख दिया। इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड आया जी एलिजी। एलिजी, एलिजी का क्या मतलब होता है जी? एलिजी का मतलब होता है एक दुख भरा गीत गाना। और ये जनरली कब होता है? जब किसी का कुछ बुरा वगैरह हो जाता है उसके बाद जो इस तरह का गीत होता है उसे कहते हैं जी एलिजी। हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग लगता है जी शोक गीत। याद करने की बारी आई बच्चों, तो इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ ई दिखा, ई तो एक प्रीफिक्स था। प्रीफिक्स का मतलब किसी वर्ड के पहले लग रहा था, तो ई प्रीफिक्स था। भाई इस प्रीफिक्स का मतलब था आउट हो जाना। ई का मतलब ही होता है आउट, प्रीफिक्स के तौर पर जब भी कभी ये यूज़ होता है। एल ई जी का मतलब हुआ जी, मैंने ऐसे याद रखा था कि एक बंदे की एक लेग आउट हो गई, यानी खराब हो गई, चोट फोट लग गई, तो वो कैसा होगा? वो दुखी होगा, और दुखी होगा तो भाई वो दुख से भरा गीत गाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों फिलीसाइड। फिलीसाइड देखो, साइड के अंदर आपको फिलीसाइड, साइड एक रूट वर्ड होता है जी, इसका मतलब होता है टू किल। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, आपने शीट में देखे भी होंगे, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। टू किल, फिलीसाइड का मतलब होता है जी टू किल। और भाई सॉरी, साइड का मतलब होता है टू किल और फिली का मतलब होता है समवन डॉटर या सन। जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र या अपनी पुत्री की हत्या कर दे उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। उस क्राइम को क्या कहेंगे जी? फिलीसाइड कहेंगे, जब कोई आदमी अपने बच्चों की ही हत्या कर दे। बढ़े आगे। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया जी डिस्ट्रक्शन और एबोशन ऑफ ए फिटस। भाई डिस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है, तबाह कर देना, और एबोशन इसके पीछे शन दिखा, ये एक नाउन था। एबोशन क्या होता है भाई? किसी प्रोसेस को रोक देना पूरा होने से
पहले ही, ठीक है। हमने पहले भी ये हमारी रूट वर्ड ये वर्ड किया था किसी ना किसी डेली डोज के अंदर, मुझे याद आ रहा है। एबोर्ट इसकी वर्ब होती है, एबोर्ट इसकी वर्ब होती है, ठीक है। आपको पता है जब मदर के वोम में बेबी होता है तो 9 मंथ्स के बाद बेबी बर्थ लेता है, यानी उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर किसी कारण मदर के वोम में ही उस बेबी की डेथ हो जाए तो कहते हैं भाई एबॉर्शन करवाना होगा, मतलब उस प्रोसेस को वहीं पे रोकना होगा। यानी वो जो बेबी था वो पूरी तरह से कंप्लीटली फॉर्म ही नहीं हुआ था, जो वो एम्ब्रियो था बेसिकली वो कंप्लीटली फॉर्म्ड ही नहीं था, और उसे या उस प्रोसेस को आपने क्या करवाना पड़ता है जी, एबोर्ट। इस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। अब यही कह रहा है कि एबॉर्शन ऑफ ए फिटस, फिटस क्या होता है जी, ह्यूमन वो होता है नॉट कंप्लीट फॉर्मेशन या ह्यूमन डेवलपिंग ह्यूमन, भाई जो नॉट कंप्लीट है, जो एम्ब्रियो होता है, जो अभी पूरा नवजात है नहीं, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस मर्डर को क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं फीटिसाइड। अब बेसिकली मर्डर तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि अगर उसकी मदर के वोम में डेथ हो गई तो अब वो उसकी डेथ ही हो गई तो उसको मार थोड़ी रहे हैं, उसको तो बस अलग कर रहे हैं बॉडी से। लेकिन उस सेंस में यही वर्ड लगता है क्या, फिटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, देखो साइड दिखा, साइड का मतलब तो हो गया जी टू किल, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेटर्निटी, दैट वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल प्रोमोट फ्रेटर्निटी। भाई हम भारत के जो नागरिक हैं आपस में भाईचारे की भावना रखेंगे और इसी को आगे फैलाएंगे। इस फ्रेटर्निटी का मतलब होता है जी भाईचारा, और इस फ्रेटर का मतलब होता है भाई, और साइड का मतलब होता है टू किल। जब कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर दे उस क्राइम को क्या कहते हैं, उस क्राइम को कहते हैं जी फ्रेट्रीसाइड। जीनोसाइड, जीनोसाइड क्या होता है, जब किसी एक जनरेशन की हत्या कर दी जाती है। जनरेशन इन दी सेंस भाई जो लोग आपस में जुड़े हो, ये कोई धार्मिक पंथ है, ये 5-7 लोग इसे मानते थे। कई बार होता नहीं गांव वगैरह में कोई डेरा हो, ये 4-5 लोग उसे मानते हैं, गांव वालों ने इन सभी को मार दिया, इन चारों पांचों की हत्या कर दी, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है जी जेनोसाइड। भाई एक जेनोसाइड का मतलब किसी रिलीजियस ग्रुप को मानते थे या किसी पर्टिकुलर कास्ट के थे, इस तरह का जब कोई क्राइम कर दे उस मर्डर को कहते हैं जीनोसाइड। और भाई होमिसाइड, होमी यहीं से तो वर्ड बना था ह्यूमन, और साइड का मतलब ही होता है मारना। जब एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर दे उस मर्डर को क्या कहते हैं जी, होमिसाइड कहते हैं। ठीक है आगे बढ़ें। किलिंग ऑफ इन्फेंट, भाई जब नवजात की हत्या कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड। एक और आपको वर्ड दिखा मैट्रीसाइड। देखो इस मैट्री का तो मतलब होता है जी मदर, यहीं से तो हमने किया था मैट्री आर्कल सोसाइटी, जहाँ पर एक पुरुष प्रधान समाज होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ये भी दो रूट वर्ड थे, ठीक है, इन पर भी कोई सेशन में काम कर लेंगे। तो मैट्रीसाइड क्या होता है जी, साइड का मतलब होता है टू किल और मैट का मतलब होता है मदर। जब कोई व्यक्ति अपनी मदर का मर्डर कर दे उस क्राइम को कहते हैं मैट्रीसाइड। इन्फेंटिसाइड बता चुका हूँ। इंटरमेंट होता है जी दफन करना, दफन करना। किसी की डेथ हो गई तो उसे दफन तो किया जा सकता है, या जो उसके शव के वो होते हैं प्रोसेस वगैरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग होते हैं भाई, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं जी इंटरमेंट। उसे क्या कहते हैं बच्चों, इंटरमेंट। और एक और वर्ड लगता है मुझे, एक बारी वर्ड याद नहीं आ रहा, क्रीमेशन। हाँ क्रीमेशन, जो दाह संस्कार करते हैं भाई, हिंदुओं में तो दाह संस्कार करते हैं क्रीमेशन, और कई रिलीजन्स है जिनमें दफन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं इंटरमेंट। यानी कि जब डेड बॉडी को आप वो करते हो, डिकम्पोज करते हो, उस प्रोसेस के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं क्रीमेशन या फिर इंटरमेंट। अगला वर्ड आया जी मोर्चुअरी। मोर्चुअरी क्या होता है जी, शवगृह। शवगृह जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, शमशान गृह, शमशान घर वगैरह, उसे भी उस सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों ए न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। कई बार अखबार में कॉलम नहीं पढ़ते जहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में लिखा होता है कि भाई ये प्रिय व्यक्ति यहाँ ये हमें छोड़कर चला गया, ऐसे ऐसे लिखा होता है। उस आर्टिकल को, उस कॉलम को क्या कहते हैं, उस कॉलम को कहते हैं ओबिचुअरी। ओबिचुअरी याद कैसे करोगे बच्चों, याद करने का सिंपल सा फंडा था भाई, अगर किसी जानकार की सडन डेथ हो जाए तो यही कहा जाता है अबे। वो किसी का अखबार, कोई अखबार पढ़ रहा था, उसके जानकार की डेथ हो गई, उसने उस कॉलम को देखते ही कहा, कहता अबे तेरी, अबे तेरी, इसकी भी डेथ हो गई क्या, इस सेंस में लिंक किया था ओबिचुअरी। पैट्रीसाइड, पैट से तो अभी अभी मिल के आए हो जी, साइड का मतलब होता है मर्डर और पैट का मतलब होता है फादर, यहीं से तो वर्ड बना पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, जब कोई व्यक्ति अपने पिता की ही हत्या कर दे उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। आगे बढ़ें जी।
नेक्स्ट वर्ड मुझे दिखा पेरिसाइड। देखो पेरिसाइड, साइड का मतलब फिर से मर्डर, और भाई पेरिसाइड का क्या मतलब हुआ? पेरिसाइड का मतलब होता है जी अपने गुरु की हत्या कर देना। पेरिसाइड का क्या मतलब होता है बच्चों? अपने गुरु की हत्या कर देना। और आपने सुना भी होगा कि जो शिष्य होता है वो पुत्र के समान होता है। अगर शिष्य पुत्र के समान है भाई, तो जो गुरु है वो पिता समान है। तो बच्चों जब कोई अपने पिता की हत्या कर दे तो ये दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं उस क्राइम को मेंशन करने के लिए। ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, पैट्रिसाइड भी और पेरिसाइड भी। ठीक है, इस पेरिसाइड का मतलब होता है गुरु की हत्या करना और फादर की हत्या कर देना, उस क्राइम में यूज़ होता है। पोस्टमार्टम तो पता ही है, जब किसी पर्सन की डेथ वेथ हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मर्डर हो जाए, तो डॉक्टर्स की टीम उसकी बॉडी का एक डिटेल्ड एनालिसिस करती है, एक डिटेल्ड एनालिसिस करती है ऑफ डेड बॉडी। भाई क्या हुआ था इस बंदे को, मतलब जांच करती है अच्छे से उसके शरीर की कि कैसे मरा था, जहर वहर तो नहीं दे दिया, गला वगैरह तो नहीं दबा दिया, उस चीज़ को कहते हैं पोस्टमार्टम। और इसी का एक और सिनोनिम, पोस्टमार्टम वर्ड तो बहुत कॉमन हो गया, सभी को पता है, तो अब एसएससी तो बिल्कुल भी नहीं पूछती। अब ये थोड़ा सा घुमा के एक वर्ड लगा देते हैं, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब भी यही होता है, AUTOPSY, यही इसका मतलब होता है, सेम सेंस में दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्शन ऑफ किलिंग ऑफ ए किंग। भाई किंग की हत्या कर दें तो साइड तो आपको पता ही था, और रेग इसका मतलब भी होता है जी रीगल। रीगल इसका मतलब भी क्या होता है जी? रीगल। रीगल, एक सेकंड, एक्शन ऑफ किलिंग ऑफ ए किंग, रीगल। हाँ भाई इसमें ना टाइपिंग का एरर हो गया, एक्शन ऑफ किलिंग ऑफ किंग उसे कहते ही हम क्या है, रीगिसाइड कहते हैं। रीगल वर्ड का ही मतलब होता है किंग। याद करोगे तो मैं बता दूं मैंने कैसे याद करा था। हिसार में रीगल टेलर है भाई, बड़ी महंगी सिलाई है उसकी, तो मैंने तो ऐसे रट्टा लगाया था कि रीगल टेलर की सिलाई तो किंग ही रख सकता है भाई, किंग वगैरह ही उसकी जो सिलाई को अफोर्ड कर सकते। तो इस रैग वर्ड का मीनिंग होता है जी किंग, और किंग की हत्या कर दे, राजा की हत्या कर दे, तो उसे कहते हैं जी रीगिसाइड। ये 4 वर्ड और सीख लेते हैं, टाइपिंग का एरर हो गया था, बाकी सीख लेते हैं। देखो सुसाइड को तो जानते ही हो, साइड मतलब किल, और सू से लगा लेना सेल्फ, सेल्फ किलिंग, जब कोई खुद को मार दे उस क्राइम को सुसाइड कहते हैं, या उस क्राइम कह लो या उस इवेंट को सुसाइड कहते हैं जी। यूक्सोरीसाइड, यूक्सोरीसाइड का क्या होता है भाई? जब कोई बंदा अपनी एक्स के चक्कर में, मैंने ऐसे याद करा था, जब कोई बंदा अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो उसे कहते हैं यूक्सोरीसाइड। और क्यों करेगा जी? अपनी एक्स के चक्कर में करेगा, याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड आया जी सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड इसका मतलब होता है सिस्टर का मर्डर कर देना। जब कोई अपनी बहन की हत्या कर दे उस क्राइम को सोरोरीसाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओलकेमी। ओलकेमी का मतलब होता है जी एक तरह की विद्या। कैसी विद्या? दवाइयों की विद्या भाई, मेडिकल साइंस की स्टडी टाइप, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। यहीं से तो एक और वर्ड बनता है जी ओलकेमिस्ट। ओलकेमिस्ट क्या होता है जी? पारस पत्थर, जो सब रोगों की दवाई हो, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, कोई व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविज़न के ऊपर कोई प्रोग्राम दिखाए उसे क्या कहते हैं? उसे एंकर कहते हैं। बहुत बार सीखा है आपने, कॉलेजेस में भी हम स्टेज एंकरिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोनॉट वो होता है जी जो आपका स्पेस वगैरह में जाता है। ठीक है, बॉटनी, बच्चों बॉटनी क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है जी, देखो एक तो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी क्या होती है जी? बायोलॉजी होती है जीव विज्ञान, और बॉटनी होती है जी प्लांट्स की स्टडी। प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं है तो पार्ट बायो का ही, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसे क्या कहते हैं हम? बॉटनी कहते हैं। याद कैसे रखोगे भाई? बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती थी, मुझे खुद कन्फ्यूज़न होती थी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान है और बॉटनी जो है ये प्लांट्स की स्टडी। इसे कैसे याद रखोगे? इसे यूँ याद रख लेना, भूतनी। भाई इसकी राइम बनाई थी भूतनी। मैंने तो ऐसे याद रखा था कि पेड़ वगैरह पर, सुनसान जगह पर पेड़ वगैरह पर भूतनी मिल जाती है, यानी कहाँ मिलती है भूतनी? प्लांट्स के ऊपर। तो इस बॉटनी की राइम बनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, भाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? देखो एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, एंथ्रो का मतलब ही होता है बच्चों मैनकाइंड, मानवता या इंसान। भाई इंसानों के ऊपर स्टडी करें, मैनकाइंड के ऊपर स्टडी करें कि भाई हाँ कैसे ये है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जी। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एक मिनट एक मिनट, एंथ्रोपोलॉजी होती है जी स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये तो होगी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, आपने पढ़ाई है जी लोग जी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस सेंस में ही तो यूज़ होता है लॉगी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और भाई लॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी होगी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और लॉजिस्ट का मतलब होता है जो बंदा करता है।
इसको तो जानते ही हो, साइंटिस्ट से मिले हो इस आईएसटी से, डेंटिस्ट से मिले हो इस आईएसटी से, मतलब एक पर्सन जो ये काम करता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पर्सन हो गया भाई जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड करता हो। ठीक है, आगे बढ़ें। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, जो भाई मैप्स वगैरह बनाता हो, प्रोड्यूस करता हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। कैलीग्राफी से तो पिछली डेली डोज में मिलके आए हो, उम्मीद करता हूँ आप सब इसका मतलब जानते हो। एक राइटिंग की टेक्निक होती है, ठीक है। इसी का एंटोनिम क्या था? कैकोग्राफी था। दोनों वर्ड्स किए थे। कोरियोग्राफर, भाई कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर होता है जो डांस के स्टेप्स वगैरह को मैनेज करे। भाई अब शाहरुख खान भाई साहब को डांस करना है किसी गाने के ऊपर, किसी फिल्म में, तो शाहरुख खान अपनी मर्जी से थोड़ी डांस करेगा, कोई ना कोई उसे बताएगा कि ये स्टेप कर। उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है जी, कोरियोग्राफर। स्टेप्स और मूव फॉर परफॉर्मिंग ए डांस, लिख दूं क्या इसका मीनिंग? जो ऐसा मैनेज करता है, स्टेप्स और मूव फॉर परफॉर्मिंग ए डांस। नेक्स्ट वर्ड है जी शोफर। शोफर बच्चों, शोफर का क्या मतलब होता है? ड्राइवर वगैरह जो होता है ना, उसे कहते हैं जी शोफर। ठीक है, ये हो गए वर्ड्स। एक चीज़ याद रख लेना आज की इस डेली डोज में, ये जो स्पेलिंग्स है ना, कार्टोग्राफर, शोफर, कैलीग्राफी, कोरियोग्राफी, एस्ट्रोनॉट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यूक्सोरिसाइड, सोरोरिसाइड, पेट्रीसाइड, ओबिचुअरी, इन सब की स्पेलिंग्स याद कर लेना। एसएससी वाले तो ज़रूर कर लेना भाई, एसएससी और एचएसएससी वाले जितने भी हैं इनकी स्पेलिंग्स याद करना, एग्ज़ाम में ये स्पेलिंग्स पूछ लेता है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे तो कुछ बेसिक सी इडियम्स दी हैं भाई, उनका ही मीनिंग निकालना है। क्या कहता है? ये कहता है जी, Janet gushed over the sculpture in the antique shop, but Kevin thought that the craftsmanship was merely run of the mill। भाई गश्ड ओवर का क्या मतलब होता है? गश्ड ओवर का मतलब होता है जब हम कई बार इमोशनली नहीं हो जाते, भाई इतने इमोशनली हो गए कि इमोशंस के साथ आप कोई चीज़ कह रहे हो, इसका मतलब ही होता है टू गेट इमोशनल। टू गेट इमोशनल, टू, भाई टू गेट इमोशनल, टू से समथिंग इमोशनली, दोनों मतलब हो गए टू गेट इमोशनल या फिर टू से समथिंग इमोशनली। हिंदी में नहीं कहते क्या, अरे भाव में बह गया आज तो वही होता है टू गेट इमोशनल या टू से समथिंग इमोशनली। और बच्चों इमोशनल क्यों हो जाओगे आप? इमोशनल क्यों हो जाता है व्यक्ति? या तो उसे कोई दुख है, या उसे बहुत ज़्यादा खुशी है। ऐसा ही तो होता है, जो बहुत अच्छी खुशी मिलती है तब भी रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, फ्रस्ट्रेशन होती है तब भी रो देते हैं। तो भाई अब ये जो जेनेट थी ये क्यों इमोशनल होगी? ये एकदम खुशी से इमोशनल होगी। एंटीक शॉप होता है जहाँ पर कोई यूनिक कलेक्शन था, उसे वहाँ पर स्कल्पचर होता है, मूर्ति, स्कल्पचर होता है मूर्ति, बहुत सारे वर्ड्स मिल गए इसके अंदर। गश्ड ओवर का मतलब होता है इमोशनल हो जाना, स्कल्पचर होता है जी मूर्ति, एंटिक शॉप होता है यूनिक शॉप, जहाँ पर एक यूनिक मूर्ति दिखी और वो इमोशनल हो गई कि अरे वाह इतनी अच्छी। लेकिन उसके साथ जो बंदा था ना केविन, उसे लगा कि कुछ नहीं है, ये क्राफ्टमैनशिप जो मूर्ति बनाने की कला है वो तो रन ऑफ द मिल है। देखो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता था, ग्रामर की सेंस पकड़ते तो भी काम चला लेते। आप सब जानते हो बच्चों, आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि बट एक कंजंक्शन है और कैसे सेंस देती है? बट सेंस देती है जी परंतु की, यानी ही इज़ गुड बट लेजी। भाई एक विरोधाभास की सेंस देती है। अब मुझे एक बात बताओ, जो जेनेट थी वो तो खुशी से इमोशनल होगी, उसे तो इतनी पसंद आई, लेकिन बट से जोड़ दिया तो क्या केविन को खुशी हुई? क्या केविन को खुशी नहीं हुई। केविन को तो वो चीज़ पसंद आई ही नहीं, इसीलिए बट लगाया, नहीं तो एंड से लगा देता, जेनेट एंड केविन कह देता। जब बट से जोड़ा तो ये पता लगा बंदे तो दो हैं, लेकिन एक ही मूर्ति को देख के दोनों की अलग अलग राय हैं, ये खुश हो गई, ये खुश नहीं हुआ, इसे शायद पसंद नहीं आई। तो रन ऑफ द मील का मतलब ही होता है बच्चों समथिंग दैट इज़ लो इन क्वालिटी, कॉमन और ऑर्डिनरी। भाई कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, बस टिक टिक सी है, चला लेंगे काम, उस सेंस में यूज़ होता है। अगर इस इडियम को याद करने की बारी आई तो मैं इसे कैसे याद रखूँगा? रन ऑफ दी मील। भाई मैंने ऐसे याद रखा था कि ये जो मील कोई फैक्ट्री वगैरह थी, रन, यहाँ से लेबर वेबर भाग गई। अब लेबर भाग गई भाई, 10 लेबर थी, 8 लेबर भाग गई, तो बचे हुए 2 आदमी तो काम चलाऊ सा ही जुगाड़ करेंगे, यानी जो अब वो चीज़ें बनाएंगे ना, वो चीज़ें तो ऑर्डिनरी सी ही होंगी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से यूज़ करा था। आगे चलते हैं बच्चों।
After Michael missed 3 shots in a row and passed the ball to a player on the other team, the boys were only up by the 2 and they suspected that Michael would be the Achilles heel of the team. देखो इडियम फ्रेजेस का क्या होता है जी, कई बार तो आपको डायरेक्टली इडियम पूछ लेगा तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग याद होना चाहिए, और कई बार बच्चों इस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन में पूछता है, पैराग्राफ में 2-4 लाइनों में पूछेगा तो आपको नहीं भी पता तो भी आप आगे पीछे से लाइन पकड़ के सेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है, अब बारी है जी एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं, इतनी लंबी लाइन तो मैं तो एग्जाम में नहीं पढ़ता, मैं एक्ली हील देखता, मुझे एक्ली हील का मतलब पता था और मैं सीधे ऑप्शंस पढ़ता, फिर मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर देता। भाई 4 लाइन पढ़ूंगा उसके बाद ऑप्शंस देखूंगा, इसीलिए डायरेक्ट मीनिंग याद करा करो। अब देखो इसकी सेंस पकड़ते, ये क्या कह रहा है भाई, माइकल जो भाई साहब थे इन्होंने 3 शॉट इन ए रो लगातार मिस कर दिए और दूसरे खिलाड़ी को बॉल दे दी, तो अब दूसरी जो उसकी खुद की टीम वाले थे वो क्या सोचेंगे भाई, द बॉयज़ वर ओनली अप बाय 2, अब सिर्फ 2 ही पॉइंट से अप थे और उन्हें शक हुआ कि भाई माइकल तो हमारी टीम में एक्ली हील है। एक्ली हील का मतलब होता है कि एक तरह की गलत चीज़ है, गलत सिचुएशन, भाई वो बंदा वहाँ पर फिट नहीं बैठता, गलत उस पर लगा दिया, इस तरीके से याद कर लो। भाई याद तो करने का तरीका बताऊँगा, इस तरीके से सेंस पकड़ी मैंने। अगर वर्ड को इडियम को याद करने की बारी आई तो इसमें दिखा हील। हील क्या होता है, लड़कियां वगैरह हील पहनती हैं, मैंने याद करा था जी एक्ली हील। भाई एक्ली नाम की लड़की थी जो अकेली हील लेकर आई और पहन के उसके पैरों में दर्द होने लग गया, तो वो उसकी एक कमजोरी बन गई। इस तरीके से लिंक कर लो इस वर्ड को। आगे देखें एक बार इसके ऑप्शंस। ए पर्सन हु परफॉर्म्स वेल अंडर प्रेशर, भाई वेल अंडर प्रेशर की तो बात ही नहीं, दोस्त तो उसने मिस कर दिए। वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर टू ए कॉज शेयर बाय मैनी, नहीं उसने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, उसने तो लगातार 3-4 शॉट मिस करें। ए वीकनेस इन एन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, हाँ भाई एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसके अंदर जो हमारे माइकल भाई साहब थे वो एक कमजोरी थे क्योंकि उन्होंने मिस कर रहा था, तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग लग जाता है। ए पर्सन हु इंस्पायर्स अदर्स टू सक्सीड, नहीं ये भी नहीं था, वो कहाँ इंस्पायर करेगा, वो तो बंदा खुद ही छोड़ रहा है बॉल पे बॉल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या नाम है ये, लाइलो चोज मार्को फॉर हिज पार्टनर थिंकिंग दैट इट वुड बी फन टू वर्क विद हिज बेस्ट फ्रेंड बट नाउ दैट द प्रोजेक्ट वाज ड्यू टुमारो एंड द बॉयज हैड नथिंग डन। इतना पढ़ के पता लग गया भाई ये लाइलो चो माओ कोई बंदा था, ये सोच रहा था कि बहुत मज़ा आएगा, काम करूंगा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, लेकिन बट फिर से कॉन्ट्राडिक्शन में जोड़ रहा है, लेकिन नाउ दैट द प्रोजेक्ट वाज ड्यू, प्रोजेक्ट जो है वो ड्यू है, अभी तक हुआ भी नहीं, ठीक है, या देना है टुमारो को, भाई प्रोजेक्ट जो है वो ड्यू है, टुमारो देना है उसे, कल आपको प्रोजेक्ट देना है, और लड़कों ने तो अब तक कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि अब उसे लगेगा कि गलत आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। लाइली रियलाइज दैट ही शुड हैव हिच्ड हिज हॉर्स टू ए डिफरेंट वैगन। वैगन क्या होता है जी, वैगन होता है गाड़ी। याद कैसे रखोगे, पंजाबी गानों में एक जी वैगन गाड़ी बहुत चलती है, उस सेंस से रिलेट कर लेना। हिज्ड का मतलब होता है जी जोड़ना, उस बंदे को लग रहा है हिज्ड हिज हॉर्स टू ए डिफरेंट वैगन। भाई आमतौर पर क्या होता है बच्चों, एक हॉर्स है, इसके पीछे एक गाड़ी जोड़ देते और ये लेकर चलता है इसे, लेकिन ये कह रहा है कि भाई मैंने जो मेरा हॉर्स है ना गलत गाड़ी के ऊपर जोड़ दिया, गलत गाड़ी के ऊपर जोड़ दिया मतलब एक गलती की इसके साथ रह के, इस तरह की कोई सेंस देखा। अब एक बार ऑप्शन देख लो। व्हेन वन विशेज टू हैव चूजन डिफरेंट कंपनी देन वन इज प्रेजेंटली कीपिंग, भाई यही लग रहा है मेरे को तो कि भाई एक बंदा दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, दूसरी टीम का हिस्सा होना चाहता है जो अभी रख रहा है, ठीक है। एक बारी और ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन वन एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन इन्वॉल्वमेंट इन एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो बी तो हो ही नहीं सकता, सी या डी में से कोई लगेगा। When one understands that the only way to solve a problem is through hard work, when one determines that the best course of action is tell the truth, नहीं ये सेंस लगती ही नहीं। वही मतलब है भाई कि वो गलत सिचुएशन, गलत टीम, गलत पोजीशन पर है। डिफरेंट, ये तो कह रहे डिफरेंट वैगन मतलब कहीं और होना था, गलत जगह पर है, ये भी डिफरेंट है और डिफरेंट कंपनी में होना था। जहाँ आज है ना अब वो उस कंपनी में है तो सही, लेकिन सोच रहा है कि मुझे एक डिफरेंट कंपनी में होना था, तो इसका आंसर मैं लगा सकता था ए, और ए ही था इसका आंसर। आगे बढ़ो। द प्रोसिक्यूटर न्यू दैट द काउंसिलमैन हैड स्टोलन पब्लिक फंड्स बट शी वांटेड टू गेट ऑल ऑफ हर डक्स इन ए रो बिफोर शी चार्ज हिम विद ए क्राइम। बच्चों एक चीज़ सीख लेना, चार्ज के साथ ज़्यादातर विद प्रपोजिशन यूज़ होती है।
कर लोगे याद किसी क्लोज टेस्ट में विद दिख जाए और आगे ऑप्शंस में कुछ और वर्ड हो, चार्ज हो, तो चार्ज को हम प्रेफरेंस देंगे। क्या कहता है जी, ये कहता है कि जो प्रोसिक्यूटर था उसे मालूम था कि इस बंदे ने पब्लिक फंड को चुराया, लेकिन उसे अभी और टाइम चाहिए टू गेट ऑल ऑफ आवर डक्स इन ए रो। मुझे एक बात बताओ, डक लगा लूँ, बतख वगैरह, मेरे पास 10 बतख है, एक यहाँ एक यहाँ 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 यूँ बैठी हैं। मैं इन्हें कहता हूँ एक लाइन के अंदर बैठ जाओ, या मैं इन्हें एक लाइन में बिठा रहा हूँ, तो मेरे कहते के साथ ही आके बैठ जाएंगी क्या? ये नहीं आएंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक को बिठाऊंगा, दूसरी को बिठाऊंगा, तीसरी को लाऊंगा, इतने एक और भाग गई, यानी इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस इडियम का मतलब होता है गेट ऑल ऑफ अ डक इन ए रो टू नीड सम टाइम, थोड़ा सा समय चाहिए तभी वो चीज़ तैयार हो पाएगी। अब ऑप्शंस पढ़ लो एक बारी। भाई कहते हैं शी वांटेड टू कैच द कौंसिल मैन इन द एक्ट, नहीं कैच तो करेगी लेकिन उसे तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। शी वांटेड टू टेक द टाइम टू प्रॉपरली प्रिपेयर हर केस, यही ऑप्शन है। एक बार आगे भी पढ़ ही लेते हैं। शी हैड अदर बिजनेस टू टेक केयर ऑफ बिफोर गोइंग आफ्टर द कौंसिलमैन, ना ये भी नहीं जचता। शी हैड टू फिनिश ईटिंग लंच बिफोर शी वेंट बैक टू वर्क, नहीं दोनों ही नहीं, इसका आंसर था जी बी आंसर था। आगे बढ़ते हैं, कुछ एरर प्रैक्टिस करनी है, एक बारी देख लेते हैं। आज तो कितने एरर है, 8 है, ऊपर 5 ही लिखा है। इफ़ नॉट फॉर कोविड-19 वी वुड हैव सेलिब्रेटेड द ओकेजन एट चेस्ट्रल स्टेडियम along with our families and children. I hope that this year we will be relieved of the pandemic, मिस्टर केजरीवाल said। भाई केजरीवाल साहब कहते हैं कि अगर कोविड-19 नहीं आता ना तो मैं इस ओकेज़न को अपने परिवार के साथ इस स्टेडियम में मनाता, लेकिन अब मैं कामना करता हूं कि इस साल हमें इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। तो बच्चों ये एरर तो पहले आ चुका, ये एरर पहले आ चुका। दिस ईयर नहीं, दिस ईयर, इस साल प्रार्थना करता है ना वो कि हमें मिल जाए, दीज नहीं दिस ईयर। और यहाँ दीज क्या था बच्चों, बता दो यहाँ दीज क्या था? आप सब बहुत समझदार हो, आपने सीखा ही है दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, रिपीट करो, दिस दैट दीज दोज। ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी है जी। प्रोनाउन कब है? प्रोनाउन जब हैं जब इनके जस्ट बाद कोई वर्ब दिख जाए, और एडजेक्टिव जब है जब इनके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन दिख जाए। अब मुझे एक बात बता दो, ईयर तो एक नाउन था, ईयर तो एक नाउन था भाई, और नाउन था तो ये वाला दीज किस तरह काम करता? एडजेक्टिव की तरह। अब मैं देखता ईयर एक नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो इसका एडजेक्टिव मुझे दिस चाहिए, दीज नहीं। मुझे कैसा एडजेक्टिव चाहिए? मुझे दिस चाहिए। तो यहाँ क्या लगा देता मैं बच्चों, मैं इसे करेक्ट करता दिस ईयर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट ए टाइम व्हेन पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड एंड दे कुड नॉट ईट, द दिल्ली गवर्नमेंट पेड देयर एम्प्लॉयज एंड अरेंज्ड फॉर मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड प्रोवाइडेड ड्राई राशन टू 1 करोड़ पीपल ईच मंथ। ईच मंथ नहीं भाई, एवरी मंथ। इंडिविजुअली तो दिखा रहा है, हर महीने उन्होंने राशन दिया है, एवरी मंथ, एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ यानी हर महीने उन्हें राशन मिला है। कुछ सीखने वाले वर्ड्स मिले क्या इसके अंदर? इस लाइवलीहुड का मतलब होता है भाई अपनी नौकरी वोकरी ही खो दी, इस सेंस में यूज़ करता है। और एक और वर्ड हमने किया था लाइव स्टॉक। क्या वर्ड किया था? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का क्या मतलब होता है जी? पशुधन। याद करवाया था डेली डोज में, इसे और इसे कंफ्यूज मत करना। और एक बात और सीखने वाली मिली बच्चों, 1 करोड़ पीपल या फिर 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ पीपल। क्यों? क्योंकि पीपल भी नाउन है और 1 एक एडजेक्टिव है और करोड़ भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए 1 करोड़ लोग। ठीक है, आगे बढ़ो। फॉर पीपल हु आर अनएबल टू बाय ए टिकट और सिक्योर एन इन्विटेशन टू द रिपब्लिक डे परेड दैट गोज डाउन राजपथ, द रूफ टॉप्स एंड द बायलेन्स ऑफ दरियागंज बिकम ए गैलरी वेयर दे कम आउट एंड ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू विटनेस इट एवरी ईयर। इसके अंदर क्या एरर मिला? इसके अंदर एरर मिला जी सब्जेक्ट और वर्ब का। आप देखो एक बारी, दैट गोज डाउन राजपथ, द रूफ टॉप एंड द बाय लेन्स। भाई एक तो रूफ टॉप है, छतें हैं, और एक बाय लेन जो भीड़ी भीड़ी गलियां हैं। बाय लेन्स उसी सेंस में होते हैं, भीड़ी सी गली कोई हो। ऑफ दरियागंज, बिकम, 2 हो गए ना, एंड से जोड़ा, एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये, यानी सब्जेक्ट पूरा एक प्लूरल था। और भाई जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी आती? जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल आती, लेकिन इसने तो एस लगा के सिंगुलर बना दिया।
इसने तो एस लगा के सिंगुलर बना दिया, इसीलिए इस एस को काट देते, क्या आता, बिकम आता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, यही तो एग्रीमेंट था। आगे चलते हैं जी। बट दिस ईयर द रूट ऑफ द परेड विल एंड एट नेशनल स्टेडियम मच टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मैनी who sees the annual parade when it make its way from India Gate towards Red Fort। एरर मिला क्या बच्चों? मुझे तो देखते ही एरर मिल गया, पहले वाले एरर था। मैनी आज तक तो बच्चों ने सीखा था कि भैया मैनी तो एक हमारा एडजेक्टिव था, लेकिन आज सीख लो प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ ये मैनी किस तरीके से काम कर गया था, ये मैनी प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। ये आप बच्चों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो कि ये मैनी यहाँ नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ठीक है। अब भाई जो भी है, मुझे तो पता है प्लूरल है, मैनी बॉयज़ होता है, मैनी बॉय नहीं होता। नाउन है तब भी प्लूरल है, और प्रोनाउन है तब भी सिंगुलर है, तब भी प्लूरल है। आप बताओगे मुझे कमेंट में कि ये मैनी यहाँ नाउन है या फिर प्रोनाउन है, तभी तो मुझे पता लगेगा कुछ सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे। अब भाई एक बात बताओ, जब ये प्लूरल है तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उसके पीछे से एस हटा देते हैं, तो प्लूरल बन गई, यानी ये प्लूरल थी। और आपने तो सीखा ही था हु विच दैट, जब भी कभी सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो ये अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सिद्धार्थ, who owns a helmet shop in Daryaganj, said every year because of the parade several maintenance works are carried out on main road in Daryaganj, but this year due to the ongoing strike by the civic bodies even garbage on the road has not been picked up। भाई सिद्धार्थ भाई साहब कहते हैं, ये जो है एक हेलमेट की दुकान चलाते हैं, ये कहते हैं जी कि हर साल यहाँ पर परेड होनी होती है, इसीलिए बहुत सारा मेंटेनेंस का काम किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो इस वजह से सड़क के आसपास कचरा पड़ा है, किसी ने कचरा भी नहीं उठाया। यहाँ पर बच्चों कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। कुछ बच्चों को डाउट आया होगा वर्क्स को देखकर, भाई हमने तो वर्क सीखा था कि वर्क तो वर्क होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। लेकिन बच्चों कई बार इसका प्लूरल बना भी दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? भाई ऑथर की मर्जी, एडिटर की मर्जी, उसने बना दिया तो हम उसकी गलती नहीं निकालेंगे। कैसे पता लगा गलती नहीं निकालेंगे? देखो इस वर्क को अगर मैं सिंगुलर बना देता तो कितना सारा काम बिगड़ता, इस वर्ब को भी चेंज करना पड़ता और फिर भी करेक्शन नहीं होती। आपने सीखा था बच्चों सेवरल, आपने सीखा था सेवरल, फ्यू, सम, एनी, मैनी, सेवरल। ये सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अब अगर वो वर्क लगा देता तो बात नहीं बनती, इसीलिए उसने इसको वर्क्स की तरह यूज़ कर दिया। करने दो, क्या दिक्कत है, जैसा कर रहा है करने दो। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब हो गया भाई एक कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारे काम होंगे, उस तरीके से यूज़ कर रहा है। हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कभी भी लिखते टाइम, लेकिन अगर राइटर कर रहा है तो हम उसकी आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट पकड़ेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सेवरल लगा रहा है और वो आर लगा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ नो एरर लगाता। अगर मैं इसे काट देता तो यहाँ एक और एरर बनता, अभी भी सेंटेंस सही नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा भाई यहाँ सेंटेंस ओके है, क्योंकि कई बार भाई ऑक्सफर्ड डिक्शनरी इस वर्क्स को भी एक अलग नाउन मानती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिजिटल प्लेटफॉर्म फियर्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया विल बिकम एन एक्सपेंसिव प्रेसिडेंट फॉर अदर कंट्री। एरर तो देखते के साथ मिल गया। द आर्टिकल डिजिटल एडजेक्टिव प्लेटफॉर्म एक नाउन और प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी आने वाली प्लूरल चाहिए थी तो इसके पीछे से एस हटा देते, क्या आ जाता, द डिजिटल प्लेटफॉर्म फियर, ठीक है। आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सेड द सेंट्रल हैड टेकन अप वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू करेक्ट द हिस्टोरिकल मिस्टेक्स ऑफ नेग्लेक्टिंग असम। भाई एक बात बताओ, सेंट्रल नहीं, सेंट्रल तो एक एडजेक्टिव था बच्चों, सेंट्रल तो बच्चों एक एडजेक्टिव था। यहाँ तो द आर्टिकल दिखा, यहाँ तो कोई ना कोई नाउन चाहिए, और नाउन चाहिए तो फिर मैं सेंटर लगा देता ना। सेंटर भाई जो केंद्र है हमारा, जो केंद्र सरकार है, उसने क्या किया है, हैड टेकन अप वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसने असम के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डाले हैं, और अब वो अपनी उन गलतियों को मान रही है कि अब तक हमने असम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसे नेग्लेक्ट किया। सेंट्रल हटा के सेंटर कर देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे पढ़ते हैं बच्चों। द सेंटर हैज़ इशूड ए फ्रेश सेट ऑफ एयर ट्रैवल गाइडलाइंस एज द कंट्री हैज़ रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ द यूके, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील म्यूटेंट वेरिएंट्स ऑफ
सार्क कोव 2 दैट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। भाई एक बात बताओ, जो केंद्र सरकार है ना उसने एक ट्रैवल एयर गाइडलाइन जारी करी है। अभी आपको भी पता है कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में कोरोना की एक और, अभी ये कोरोना चल रहा है, एक उससे भी खतरनाक कोरोना वायरस मिला है जो बहुत जल्दी डबल होता है। म्यूटेंट का मतलब ही होता है बहुत जल्दी डबल होता है। कहाँ मिला है जी? इंग्लैंड में मिला है, साउथ अफ्रीका में मिला है, ब्राज़ील में मिला है। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है एयर ट्रैवल गाइडलाइंस के लिए कि भाई यहाँ पर एक बारी फ्लाइट्स मत भेजो, या यहाँ से जो यात्री आ रहे हैं उन्हें एक जगह पर रोक लो। कोई ये वहाँ से फिर वायरस ला रहे हैं यार, फिर से लॉकडाउन लगवाएंगे। तो एरर क्या मिला? एरर मिला जी हैज़ का। यहाँ वेरिएंट्स था और वेरिएंट्स एक प्लूरल था, तो यहाँ दैट में क्या होता है, हु विच दैट में पहले आने वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो भाई वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग हैज़ नहीं, वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग हैव लगना था। ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ गया होगा क्या कि यहाँ भी V3 यहाँ भी V3, तो भाई मेरे यहाँ लगा देते हैव। इस हैव हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब आ जाती V3 डेमोन्स्ट्रेटेड, और ट्रांसमिसिबिलिटी तो एक नाउन था। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव आया, या यूं कह सकता हूँ ये पास्ट पार्टिसिपल आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, हो गई शीट डिस्कस। अब भाई 8 मार्च को नया बैच आ रहा है एसएससी का। 8 मार्च को एसएससी का नया बैच आया है। अगर अभी भी आपका कोई भाई बंधु नहीं जुड़ा हमसे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभी भी एसके क्लासेस पर आ जाए। 9 बजे का टाइम है। ये बैच बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रखा था। भाई उनका यही होता है कॉलेज से जल्दी फ्री हो जाएं, इसीलिए ये बैच रखा था हमने कि 9 से 1 लगाओ और अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर लो। ठीक है, तो यही थी डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो वही बात भाई डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ कमियाँ हैं, क्यों पसंद नहीं आ रही। थैंक यू स्टूडेंट्स।